हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं वो चैप्टर जेई मेन और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी भी है। आज हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स 2 की। हमेशा ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले जो हम टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में 2 में स्टार्ट करेंगे वो है हमारा हीट इंजन। और हीट इंजन का एक स्पेसिफिक केस है कार्नोट साइकिल। ध्यान से समझना, हीट इंजन क्या है। जैसे तुम्हें पता है कि हीट इंजन में एक सोर्स होता है और ये सोर्स T1 टेम्परेचर पर होता है, एक सिंक होता है और ये सिंक जो है T2 टेम्परेचर पर होता है। अब ध्यान रखना, ये सोर्स क्या होता है, ये रिजर्वॉयर होता है, ये एक रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर समझे, जैसे रिजर्वॉयर मान लो पानी का एक बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा, जैसे तालाब है, उसमें से एक मग पानी निकालोगे तो बताओ तालाब के पानी के वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं ना। तो रिजर्वॉयर जो होता है ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहां से सोर्स से Q1 हीट जो हमारा हीट इंजन है वो एब्जॉर्ब करता है और Q2 हीट रिलीज करता है सिंक को, और एक वर्क करता है जो नेट वर्क डन जो है ये Q1 प्लस Q2 के बराबर आता है। ये होता है हीट इंजन। तो ध्यान से देखो, रिजर्वॉयर है तो जब भी ये Q1 हीट लेगा सोर्स से तो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और जब ये सिंक को हीट देगा तो सिंक भी क्या है, इनफाइनाइट रिजर्वॉयर है, इनफाइनाइट है, तो इसके भी टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी T1 और T2 टेम्परेचर हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो बेटा देखो, कार्नोट साइकिल में क्या रखना है, T1 T2 टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी ये रिजर्वॉयर है। अब देखो कार्नोट साइकिल में होता क्या है, हमारे पास टोटल ये 4 स्टेप्स होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों, यहां पर है टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक का मतलब होता है यहां हीट एक्सचेंज 0 है, और यहां आइसोथर्मल का मतलब फिर से है टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहां एडियाबैटिक का मतलब फिर से हीट क्या है, 0 है। ध्यान से देखो, यहां प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 2 तक यहां कांस्टेंट टेम्परेचर है, और यही T1 यानी सोर्स का टेम्परेचर है। ये लिखा है देखो बच्चों, यहां पर टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी ये T1 टेम्परेचर है। उसके बाद 2 से 3, 2 से 3 गए हम प्रोसेस में, 2 से 3 ये हमारे पास रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो यहां पर हीट एक्सचेंज 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जब हीट एक्सचेंज 0 है तो यहां हमने कहा ये टेम्परेचर ऑफ सिंक है, T2 है, तो यहाँ Q बराबर 0 है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, तो DU आपके पास वर्क डन के बराबर नेगेटिव, तो DU नेगेटिव तो टेम्परेचर गिरेगा। 3 से 4 आपके पास हम फिर से आ गए, 3 से 4 ये कंप्रेशन का है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस है। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और 4 से 1 आ गए बच्चों, देखो ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब हम ये सारा का सारा देख लेते हैं तो उसके बाद हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि यार ये एफिशिएंसी कितनी है। तो हीट इंजन का एफिशिएंसी बच्चों ध्यान रखना, हीट एक्सचेंज होता है हमारे पास, एफिशिएंसी जो होता है हीट इंजन का, वो हीट इंजन का एफिशिएंसी होता है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का मॉड लेते हैं डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। अब मॉड क्यों लिया, मॉड क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम आता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, नेगेटिव। और एफिशिएंसी में हमारे पास यहां पर कौन सा डेटा लेना है, न्यूमेरिकल डेटा लेना है, तो नेट वर्क डन का मैग्नीट्यूड अपॉन Q एब्जॉर्ब्ड। और नेट वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q1। ये हमारे पास हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब कार्नोट का कैसे आएगा, कार्नोट का हमने फॉर्मूला क्या लिखा, अगर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है तो कार्नोट इंजन का हमारे पास फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1, या 1 माइनस T2। T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है, और डिवाइड बाय T सोर्स का टेम्परेचर है। ध्यान रखना ये टेम्परेचर केल्विन में ही होने चाहिए। टेम्परेचर किस में होने चाहिए, केल्विन। ध्यान रखना टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में। अब एक सवाल देखते हैं कार्नोट साइकिल का। ये कार्नोट साइकिल का एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी सा है। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी दिया इसने 40%। एक कार्नोट साइकिल है, दैट मींस हमारे पास सोर्स हो गया, और सोर्स का एक डेफिनेट टेम्परेचर T1 हो गया, हमारे पास एक सिंक हो गया, और सिंक का हमारे पास एक डेफिनेट टेम्परेचर T2 हो गया, बीच में एक हमारे पास कार्नोट इंजन है, हीट इंजन है, और इसने कोई हमारे पास वर्क किया। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट का फॉर्मूला हमने लिखा था, ये लिखा था 1 माइनस T2 यानी T सिंक डिवाइड बाय T सोर्स। अब ध्यान से समझना, मुझे सिर्फ 2 टेम्परेचर चाहिए, एक सोर्स का और एक सिंक का। इसने एफिशिएंसी दे दिया 0.4। इसने क्या बोला आगे देखो, इट्स लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इज एट 9 डिग्री सेल्सियस।
यानी टी सिंक दे दिया, ये दे दिया 9 + 273 केल्विन, 9 + 273 दैट मींस ये हो गया 282 केल्विन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसने पूछा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला, ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन है कार्नोट का, यही एक फॉर्मूला काम करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। टेम्परेचर ध्यान रखना है, टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में रखना है। ये 0.4 है, 1 - टी सिंक, टी सिंक जो है हमारे पास ये है 282, क्योंकि उसने टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, ये दिया 9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 9 में 273 ऐड करो 282 आ जाता है, और यहां हो जाएगा टी सोर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास 282 अपॉन टी सोर्स, ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 के इक्वल, तो हमारे पास टी सोर्स आ जाएगा बच्चों, ये केल्विन टेम्परेचर आएगा, केल्विन में ये आएगा 282 डिवाइड बाय 0.6 केल्विन। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लगा होगा, और सिंपल, कार्नोट के कहीं भी सवाल आए इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, याद रखना, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। बच्चों मैंने क्या बोला कि जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वो है Q1 + Q2/Q1, जो Q1 है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स और Q2 है हीट रिलीज टू सिंक। जबकि हमारे पास कार्नोट में जितने भी प्रोसेस है वो मैंने क्या बोला, वो रिवर्सिबल होने चाहिए। तो एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए कार्नोट का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स आता है। टी सिंक ये सिंक का टेम्परेचर और ये सोर्स का टेम्परेचर है। अब कुछ बातें जो रिवर्सिबल साइकिल है हमारा कार्नोट साइकिल, उसकी बातें कर लेते हैं। कार्नोट साइकिल जो है बच्चों, हमारे पास कार्नोट साइकिल, उसका फॉर्मूला ये है एफिशिएंसी का, जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका, सोर्स और सिंक का। तो मैंने क्या लिखा, देखो फर्स्ट लाइन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, यानी जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है केवल उसी पर डिपेंड करता है, यानी जो हम फ्लूइड लेंगे उसके अंदर, जो हीट इंजन के अंदर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने क्या लिखा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल does not depend upon the nature of fluid, that is ideal gas, real gas taken in heat engine। हीट इंजन में क्या हमने फ्लूइड लिया उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पर। फिर मैंने क्या बोला कि हीट इंजन का तो फॉर्मूला ये है और कार्नोट का ये है, ये भी तो कार्नोट भी एक टाइप का हीट इंजन है। तो हमने क्या बोला, फॉर एनी हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन जो 2 टेम्परेचर पर वर्क करता है, ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर, एफिशिएंसी जो है कार्नोट का सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास हीट इंजन का फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का, नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, और नेट वर्क डन सबसे ज्यादा मिलता है रिवर्सिबल साइकिल में, इसलिए एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल का सबसे ज्यादा आता है। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हमारे पास प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आएगा, हीट इंजन वो कार्नोट इंजन है। तो अगर मैंने कहा कि अपने फॉर्मूला Q1 + Q2/Q1, इससे हीट एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है, इससे एफिशिएंसी को निकाला और T1 - T2 अपॉन T1 से निकाला, T1 सोर्स का टेम्परेचर, T2 सिंक का टेम्परेचर। अगर ये दोनों एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, अगर हमारे पास कोई हीट इंजन 2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हीट इंजन का एफिशिएंसी कम है, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी सबसे ज्यादा बोला किसका होता है, कार्नोट का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, तो नॉर्मल अगर एफिशिएंसी कम आ रहा है हीट इंजन का, दैट मींस वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास, यानी कभी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हारे वो जो क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। यानी देखो, अगर Q1 + Q2 अपॉन Q1 ये T1 - T2 अपॉन T1 के इक्वल है तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, और Q1 + Q2 अपॉन Q1 अगर ये T1 - T2 अपॉन T1 से कम है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। बट अगर Q1 + Q2 अपॉन Q1 ये T1 - T2 अपॉन T1 से ज्यादा है तो प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। इसमें दे रखा है क्या, एक हीट इंजन है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे पास सोर्स है और सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, उसने सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है कितना, 380 केल्विन, ये 380 केल्विन दे रखा है, और हमें एक सिंक दे रखा है और सिंक का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 280 केल्विन। इसका टेम्परेचर दे रखा है 280 केल्विन। यहां पर हमारे पास एक हीट इंजन है, यहां से Q1 हीट और यहां से Q2 हीट, और मुझे पता है W नेट जो होता है मेरे पास ये Q1 + Q2 के बराबर होता है। W नेट कितना होता है, Q1 + Q2 के बराबर होता है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना है, मुझे जो कार्नोट साइकिल है उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट साइकिल, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - टी सिंक डिवाइड बाय टी सोर्स। तो सबसे पहले मैंने शुरू से ही कहा कि केवल एक फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करना है। 99% क्वेश्चन केवल इसी फॉर्मूले पर आएंगे, 1% चांस है कि हीट इंजन को इससे कंपैरिजन करवा के रिवर्सिबल पूछ ले।
तो यहां पर मैंने क्या किया, कार्नोट की एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला जो है 1 माइनस 280 अपॉन 380। तो ये 0 गया, देखो यहां से कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10/38। तो 10/38 इसका एफिशिएंसी आ गया, ये कार्नोट का है। अब हमने क्या किया, जो अलग अलग, ये देखो इसने क्या दिया, ये सोर्स का हीट दिया, सोर्स से कितना हीट लिया और सिंक को कितना हीट दिया, तीन अलग अलग केसेस हैं। तो केस ए ले लेते हैं, हीट इंजन का एफिशिएंसी निकालते हैं। ये था मेरे पास Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q1। Q1 कितना हीट लिया भैया, वो लिया 760 हीट लिया। और सारा साइन कन्वेंशन हीट इंजन के रेफरेंस में सोचना है हमें। इसने हीट लिया तो साइन कन्वेंशन हमें पता है कि होता है प्लस, और हीट दिया तो साइन कन्वेंशन क्या होता है माइनस। तो 760 लिया और इसने कितना दिया हीट, 650 दे दिया। तो भैया 650 दिया तो क्या हो गया हमारे पास, अगर 650 दिया तो 760 में से 650 गया और कितना था 760 लिया था, तो ये हमारे पास 760 माइनस 650, तो ये कितना हो गया 110 अपॉन 760, ये हो गया 11/76। और यहाँ कितना था 10/38, यानी ये 20/76 था। ये था हमारे पास 20/76 और ये कितना है 11/76। अब जरा देखो, कार्नोट का एफिशिएंसी ज्यादा है और हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या है, कम। इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल, ये एक इरिवर्सिबल साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, इरिवर्सिबल साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा देखते हैं, हीट इंजन का एफिशिएंसी। हमारे पास हीट कितना लिया भैया, 760 लिया और कितना दे दिया, 560 दे दिया उसने, और कितने के रेस्पेक्ट में, 760 के रेस्पेक्ट में 760 एब्जॉर्ब किया था। यहां से आ गया देखो ये 200/760, देखो जरा 20/76, और यहां भी देखो 20/76। दोनों का एफिशिएंसी क्या है, बराबर, दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया एक रिवर्सिबल साइकिल, ये हो गया भैया एक रिवर्सिबल साइकिल। तीसरा देखते हैं, तीसरा हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 760 एब्जॉर्ब किया, कितना रिलीज किया 504 रिलीज किया और 760 एब्जॉर्ब किया। तो 760 माइनस 504 कितना हो गया भैया, ये हो गया 256 डिवाइड बाय 760, 256 डिवाइड बाय 760। ध्यान से देखो, तो ये तो ज्यादा ही है, 20/76 से ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी भी हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, उसका एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं केवल एक फॉर्मूले पर वर्क कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो है कार्नोट साइकिल का और एक हीट इंजन का हमारे पास। ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि हमारे पास एक सोर्स है, एक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, ध्यान से देखना। इसने क्या दिया, कार्नोट इंजन दिया, ध्यान से समझो, कार्नोट इंजन दिया ऑपरेटिंग बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 है हमारे पास 500 केल्विन। एक हमें सिंक दिया, सिंक का टेम्परेचर कितना है, देखो जरा ध्यान से, वो है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ये है 300 केल्विन। और बीच में एक हीट इंजन दिया, और हीट इंजन क्या किया इसने, देखो उसने कहा एब्जॉर्ब्स 2 किलो कैलोरी, यानी Q1 दे दिया हमें। Q1 कितना दे दिया, 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी 2 to 7 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द साइकिल इज, यहां से इसने नेट वर्क डन पूछा है, नेट वर्क डन पूछा है कितना होगा। तो ध्यान से समझो, हमारे पास कार्नोट का फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, ये होता है नेट वर्क डन डिवाइड बाय Q एब्जॉर्ब्ड, और कार्नोट का ही फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। अब देखो, इसने W नेट पूछा है भैया, ठीक है, W नेट पूछा, और Q एब्जॉर्ब कितना है, कितना एब्जॉर्ब कर लिया उसने हीट, कितना देखो भैया, कितना 2 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब कर लिया, कितना एब्जॉर्ब कर लिया 2 किलो कैलोरी। और यहाँ T1 कितने टेम्परेचर पे लिया था, 500 पे, कितने पे दिया था, 300 पे, 500 पे लिया था। तो यहाँ हमारे पास W नेट कितना हो गया भैया, W नेट अपॉन 2 किलो कैलोरी, ये हो गया हमारे पास 200 अपॉन 500, यानी 2/5। तो यहां से W नेट कितना हो गया भैया, W नेट हो गया हमारे पास 4/5 किलो कैलोरी। ठीक है, तो देखो कार्नोट समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक फॉर्मूले पर वर्क करना है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, रिवर्सिबल साइकिल है, कंप्लीट एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है अगर कोई भी हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर है। और फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी सोर्स, सॉरी क्या था, 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, यानी T1 माइनस T2 अपॉन T1। चलो बच्चों, अब बात करते हैं एंट्रोपी की, एक एंट्रोपी फंक्शन की, जो कि स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। हम सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कोई भी सिस्टम जितना डिसऑर्डर्ड होता है या जितना रैंडम होता है, हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है।
तो हमने बोला एंट्रोपी है क्या, हमने बोला एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। हम कहेंगे रैंडमनेस जितना ज्यादा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और साथ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। तो मैंने कहा था अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। फिर हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया। एंट्रोपी जो है किसी भी रिवर्सिबल, कोई भी सिस्टम अगर रिवर्सिबल एक्सचेंज कर रहा है हीट सराउंडिंग से, तो इंटीग्रल ऑफ एंट्रोपी जो है ये इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है। इंटीग्रल डी एस इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भैया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब उसका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। तो अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, कोई भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब वो दोनों साइड हो सकता है, तो एंट्रोपी बढ़ता 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 इन फॉरवर्ड रिएक्शन किया, और जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो हो जाएगा केस ऑफ इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पर टोटल एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी यहाँ डेल एस टोटल जो है वो जीरो हो जाता है। तो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भैया? ये बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यानी कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा कि जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े। इसका मतलब अगर किसी भी प्रोसेस में डेल एस टोटल अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहेंगे वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस में डेल एस टोटल जीरो है तो हम कहेंगे वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रिया, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका टोटल एंट्रोपी लेस देन जीरो हो। और जब मैं टोटल एंट्रोपी की बात कर रहा हूं तो हमेशा ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं? एक सिस्टम की एंट्रोपी की और एक सराउंडिंग की एंट्रोपी की। टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जो हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पर डेल एस टोटल या डेल एस यूनिवर्स किसके बराबर होता है? डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। और तुम्हें पता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है वो टोटल या यूनिवर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक क्लियर है ये बात। अब देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं। जो हमने कहा कि हमने एक फॉर्मूला लिखा इंटीग्रल डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक सोर्स है जो 400 केल्विन पर है और एक सिंक है जो 300 केल्विन पर है। अभी मैंने कार्नोट इंजन के टाइम बताया कि जो सोर्स होता है वो रिजर्वायर होता है, सिंक भी रिजर्वायर होता है। अगर इससे हीट लें, कितना हीट लिया भैया? हीट लिया इसने 100 किलो जूल, 100 किलो जूल इसने हीट लिया अपने पास। तो अगर 100 किलो जूल हीट लिया इसने, ये 100 किलो जूल हीट लिया यहां से यहां, तो मैंने कहा कि जब ये 100 किलो जूल यहां से लेगा तो सोर्स क्योंकि रिजर्वायर है तो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर 400 केल्विन ये कांस्टेंट रहेगा। इसने हीट लिया है तो इसके भी टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर टी कांस्टेंट है, तो टी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये, और ये इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस सोर्स के लिए डेल एस फाइंड आउट करूं कि भैया डेल एस सोर्स क्या है, तो डेल एस सोर्स मेरे पास हो जाएगा Q1 जो हीट दिया बाय T1। किस टेम्परेचर पर दिया? Q बाय T1। अब इसने हीट दिया, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन, अगर हीट रिलीज होता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होता है तो नेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास हम सोर्स की बात करें तो यहां से हीट रिलीज हुआ -100 किलो जूल, और किस टेम्परेचर पर हुआ? 400 केल्विन, ये हुआ हमारे पास। और अगर मैं डेल एस सिंक की बात करूं तो डेल एस सिंक ने क्या किया? हीट एब्जॉर्ब किया। साइन कन्वेंशन को सोचो, हीट एब्जॉर्ब किया, तो यहां प्लस का 100 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब किया, और कितने टेम्परेचर पर किया? ये 300 केल्विन टेम्परेचर पर इसने कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो तो यहां पर माइनस का 100 इंटू 1000, ये किलो जूल के लिए जूल हो जाएगा, डिवाइड बाय 400, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 250 जूल पर केल्विन। और यहां पर अगर हम मैं सोचे तो ये हो जाएगा 1000/3 प्लस का 1000/3 जूल पर केल्विन। तो अगर मैं डेल एस टोटल कैलकुलेट करूं तो डेल एस टोटल मेरे पास हो जाएगा डेल एस सोर्स प्लस डेल एस सिंक, सोर्स और सिंक का समेशन। सोर्स मेरे पास है माइनस का 250 और ये है प्लस का 333.33, यानी ये हो गया 83.33 जूल पर केल्विन, ये प्लस का है। और अगर हमारे पास डेल एस टोटल प्लस का है, पॉजिटिव है, दैट मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो सवाल क्या था? इसने क्वेश्चन किया था कि एक 400 केल्विन का सोर्स है हमारे पास और 300 केल्विन का सिंक है, और अगर इस सोर्स से हम 100 किलो जूल हीट को ट्रांसफर करते हैं, और उसने कहा सपोज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट,
ठीक है। तो इसने फाइंड करने को बोला डेल एस सोर्स, डेल एस सिंक्स, डेल एस टोटल, और इसने कहा ऑल्सो कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो हमने डेल एस सोर्स निकाला, डेल एस सोर्स क्या है माइनस का 250 जूल पर केल्विन। डेल एस सिंक निकाला, डेल एस सिंक क्या है 1000/3 जूल पर केल्विन यानी 333.33 जूल पर केल्विन। और डेल एस टोटल हमारे पास आया प्लस का 83.33 जूल पर केल्विन, जो कि एक पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब डेल एस टोटल पॉजिटिव आने का मतलब है कि प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है। अब हम एंट्रोपी कैलकुलेशन पर आते हैं। एंट्रोपी कैलकुलेशन की बात करेंगे और हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ पैरामीटर्स को हम स्टडी कर लेते हैं, सिस्टम के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। सबसे पहले मैं सिस्टम की बात करता हूं। सिस्टम देखो सराउंडिंग के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा प्लेस होता है। हमें पता है सिस्टम क्या होता है, जहां पर हम जितने भी चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, जहां सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कंपैरिजन करें तो सिस्टम सराउंडिंग का बहुत छोटा सा पार्ट है। पहले सिस्टम पर आते हैं। सिस्टम में मैंने कहा कि अगर सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाता है, सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाता है, और ये आपको पता ही है कि कोई भी प्रोसेस या तो रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर सकता है या फिर इरिवर्सिबल पाथ फॉलो कर सकता है। पूरा फोकस मेरा सिस्टम पर ही है, अभी ध्यान रखना। ये रिवर्सिबल से जा सकता है, इरिवर्सिबल से जा सकता है, क्योंकि एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है। तो सिस्टम के लिए हमारा डेल एस रिवर्सिबल जो है ये डेल एस इरिवर्सिबल के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल से जाए चाहे इरिवर्सिबल से जाए, हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जो हम डीएस सिस्टम निकालते हैं वो सिस्टम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल लेते हैं, रिवर्सिबल बाय टी। और हमारा यहाँ P1 V1 T1 अगर कोई आइडियल गैस है, P1 V1 T1 से स्टेट 2 P2 V2 T2 तक ये चला जाता है, तो हम इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से कैलकुलेट करेंगे। अभी इसको करेंगे, डीएस सिस्टम निकालेंगे, देखेंगे कैसे आता है। अब अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग मैंने जैसे बोला कि मान लो मैं एक रूम में हूं और मैंने यहाँ आग जला लिया, तो ये बताओ ये सिटी के टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी सिटी तो पूरा सराउंडिंग, सिटी क्या पूरा इंडिया या पूरा अर्थ ये सराउंडिंग है, तो अगर मैं हीट लिबरेट कर रहा हूं तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सराउंडिंग क्या, इनफाइनाइट रिजर्वॉयर है। तो इनफाइनाइट रिजर्वॉयर तो इससे कितना भी हीट दो, यानी सिस्टम कितना भी हीट दे सराउंडिंग को, या सिस्टम जो है सराउंडिंग से कितना भी हीट ले, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये इनफाइनाइट रिजर्वॉयर है तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमेशा ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों में फर्क देखो, सिस्टम का टेम्परेचर तो बदल रहा है क्योंकि सिस्टम छोटा सा है। मान लो मैंने कमरे में आग लगाया तो कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा इसी, ठीक है, या फिर एसी चलाया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर कमरे में एसी चलाया तो उससे कोटा सिटी के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कोटा सिटी का टेम्परेचर तो सन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या रहेगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये टेम्परेचर सराउंडिंग का हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो मुझे हीट तो पता चल जाएगा सिस्टम का, क्योंकि हीट का फॉर्मूला आपको पता है, या तो MSDT होता है या NCDT होता है या CDT होता है, डिपेंड करेगा कि हीट कैपेसिटी दिया है, कि मोलर हीट कैपेसिटी दिया है, कि स्पेसिफिक हीट दिया है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे ही तो हीट बोलते हैं ना, जो टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर मुझे सराउंडिंग का हीट निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो सराउंडिंग का हीट निकालने के लिए मुझे ये समझना चाहिए कि भाई सिस्टम ने जितना हीट लिया होगा या सिस्टम ने जितना हीट दिया होगा वही तो सराउंडिंग ने लिया होगा या दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग को हीट को कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि सराउंडिंग का हीट जो है वो माइनस क्यू सिस्टम के इक्वल है। यानी क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या है, माइनस क्यू सिस्टम। और क्यू सिस्टम हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ तो मुझे टेम्परेचर डिफरेंस दिख ही रहा है ना भाई। तो अब देखो मुझे सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना है, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी तो ऐसे निकालेंगे डी क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। तो हमारे पास टी सराउंडिंग कांस्टेंट है, बाहर आ गया भैया, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू सराउंडिंग हो गया। अब क्यू सराउंडिंग निकालना था मुझे, तो क्यू सराउंडिंग किसके बराबर है, माइनस क्यू सिस्टम, साइन कन्वेंशन यूज किया है। तो अगर मुझे डेल एस सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना है तो ये होगा मेरे पास माइनस क्यू सिस्टम, यानी सिस्टम ने कितना हीट लिया या कितना हीट दिया उसका नेगेटिव, क्योंकि अगर सिस्टम हीट लेगा तो ये देगा भाई, तो रिलीज करेगा, सिस्टम लेगा तो प्लस, तो इसका तो माइनस, इसीलिए ये यहां पर माइनस लगा दिया। और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये मैंने बता दिया कि भैया सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये चेंज हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम के एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सराउंडिंग की एंट्रोपी भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंजेस हम देख रहे हैं आइडियल गैस के लिए, क्योंकि ये मेजॉरिटी में पूछा जाता है। हम सॉलिड लिक्विड का भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस, सिस्टम का एंट्रोपी हम देख रहे हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था भैया, इंटीग्रल डीएस सिस्टम था, इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम।
अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू इक्वल्स टू डी क्यू और ये माइनस पी डी वी हो जाएगा, माइनस पी डी वी। तो उसी को लिख दिया इस तरीके से। और यहां पर इन्होंने क्या लिखा, देखो यहां पर हमें डी क्यू चाहिए था तो डी क्यू को लिखा, डी क्यू को पकड़ा यहां पर, यहां से डी यू को क्या लिख दिया, एन सी वी डी टी, और पी को लिख दिया पी एन आर टी अपॉन वी। पी की जगह क्या लिख दिया, एन आर टी अपॉन वी। इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से लेकर कहां तक, S1 से लेकर S2 तक। इसको कहां से लेकर कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। मैंने क्या बोला था, सिस्टम कहां से लेकर कहां गया, सिस्टम हमारे पास जो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया तो इसका प्रेशर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक चेंज हुआ। तो T1 से T2 तक टेम्परेचर चेंज हुआ भैया, और यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक। हमारे पास सिस्टम क्लोज था तो मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, तो NR dV अपॉन V हो गया। इसको इंटीग्रेट किया तो देखो ये रिलेशन ध्यान रखना है, हमारे पास डेले सिस्टम क्या आया, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। इसको CV को हम CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है, यहाँ CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो यहाँ से हम CV को सब्सटीट्यूट कर सकते थे, CV को CP माइनस R लिख सकते थे। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसको रखा तो हमारे पास एक रिलेशन और बन जाता है भाई, NCP ln T2 by T1 माइनस NR ln P2 by P1। या फिर जो तुम्हें याद होगा वो ये याद होगा, यहाँ प्लस और यहाँ P1 by P2 हो जाता है, V2 by V1 है तो वहाँ P1 by P2 हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल आइडियल गैस प्रोसेस। जितनी भी आइडियल गैस की प्रोसेस होती है, और आइडियल गैस की प्रोसेस क्या होती है, आइडियल गैस की प्रोसेस होती है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, यही सारी प्रोसेस होती है। तो उन प्रोसेस पर ये फॉर्मूला जो है हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। और क्यों, क्योंकि हमने एक सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया, डी क्यू को चेंज किया, और हमने कहा कि हमारा जो प्रोसेस है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया। अब जरा ध्यान से देखो, हम आइडियल गैस प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फॉर्मूला क्या था यहाँ साथ में लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था NCVm ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया NCPm ln T2 by T1 और साथ में क्या है प्लस NR ln P1 by P2। ये हमारे पास आइडियल गैस का फॉर्मूला है, ये है डेलेस सिस्टम आइडियल गैस का फॉर्मूला है। सबसे पहला देखो, फॉर आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यहां रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी टेम्परेचर सेम है T1 बराबर T2, तो log 1 0, तो NR ln V2 by V1 आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट तो NR ln P1 by P2। तो हमारे पास आइसोथर्मल चेंज के लिए क्या आएगा, हमारे पास सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सिस्टम की बात, हाँ सिस्टम बहुत चल रहा है आजकल वर्ड। तो ये किसके बराबर आएगा, NR ln P1 by P2 के बराबर आएगा। अब हमारे पास आइसोकोरिक चेंज की बात करें, अगर मैं बात करूं आइसोकोरिक चेंज, भैया आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है मुझे सिर्फ इसी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है सेकंड वाले में। वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये टर्म 0 हो जाएगा हमारे पास, V1 V2 सेम, तो log 1 0 हो जाएगा भैया, ln 1 0। तो यहां से NCV ln T2 by T1 देखो आ गया। आइसोबैरिक चेंज यानी प्रेशर कांस्टेंट, अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ये वाला रिलेशन देखो, प्रेशर कांस्टेंट तो ये टर्म 0, तो NCP ln T2 by T1, NCP ln T2 by T1। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, सारी बातें ये सारी की सारी ये रिलेशन से आ जाएगा जितना। और हम बात करें सिर्फ डेलेस सिस्टम की, तो आइसोथर्मल है तो ये टर्म 0 हो गया, तो इन दोनों में से कुछ भी लिख दो। आइसोबैरिक है तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये लिख दो। आइसोकोरिक है तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये लिख दो। अब एडियाबैटिक की बात करते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारे पास अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो देखना जरा ध्यान से क्या होता है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है और ये हमारे पास कोई सराउंडिंग है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मुझे पता है यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल हो जाती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल हो जाती है। अगर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल है तो यहां से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है, हमारा सराउंडिंग तो हम निकाल ही इस बात से रहे थे कि सिस्टम से हमारे पास कुछ हीट आ रहा था, लेकिन यहां पर एडियाबैटिक वॉल की वजह से क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज 0। तो डेलेस सराउंडिंग तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि भैया ये 0 हो जाएगा, डेलेस सराउंडिंग तो 0 हो जाएगा।
व्हाट अबाउट डेलिस सिस्टम? डेलिस सिस्टम तो हमें पता है कि डेलिस सिस्टम में तो टेम्परेचर बदलेगा, जैसे ही हमारे पास प्रेशर चेंज होगा P1 V1 T1 और ये जाएगा कहाँ P2 V2 T2, तो इसकी वैल्यू तो आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी तो ये तो रहेगा एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, ये भी जीरो के इक्वल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या है NCV T2/T1 प्लस NR V2/V1। भैया एक बार और लिख लेते हैं ताकि थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाए। ये एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सराउंडिंग तो मुझे समझ में आया कि सराउंडिंग एंट्रोपी जीरो है, क्योंकि सराउंडिंग को कोई हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे पास सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि उसका एंट्रोपी चेंज जीरो आ गया, जबकि वो तो सब कुछ चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास क्या था, अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करता हूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करता हूं, और मुझे पता है T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1 होता है, तो यहां से मेरे पास T1/T2 जो है ये बराबर आता है V2/V1 की पावर गामा -1 के बराबर आता है। मुझे पता है मेरे पास रिलेशन क्या था, ये रिलेशन था NCV ln T2/T1। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है, NR ln V2/V1, और वॉल्यूम बढ़ाने से भी एंट्रोपी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाने से भी बढ़ा। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये जो टर्म था, कौन सा टर्म था भैया, यहां से ये T1 T2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, T2/T1 की जगह लिख दिया V1/V2, T2/T1 की जगह लगा V1/V2 की पावर गामा -1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां रखेंगे तो यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे ना तो जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे मान लो मैंने वॉल्यूम को घटाया यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम घटाने से एंट्रोपी घट रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे, यानी जितना घटाएगा ये उतना बढ़ा देगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक ध्यान रखना, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वहां पर हमारे पास डेलिस सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे ही हमारे पास ये तो कंप्रेशन था, एक्सपेंशन में ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब यहां देखो, इरिवर्सिबल की बात करी, बात वही है, चाहे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग तो बेचारा लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि ये हीट इसको गया ही नहीं, तो डेलिस सराउंडिंग चाहे हमारे पास रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, ये हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास तुम्हें पता होगा T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1 के बराबर नहीं होता है। ये इक्वेशन सिर्फ लगता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो अगर ये नहीं होता है और हमें पता है T फाइनल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का T फाइनल रिवर्सिबल से ज्यादा होता है, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा ना तो रिवर्सिबल से ज्यादा बढ़ेगा। भैया ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी को ज्यादा बढ़ा देगा, एंट्रोपी को ज्यादा बढ़ा देगा तो क्या होगा, सराउंडिंग का तो जीरो, ठीक है। सिस्टम का एंट्रोपी यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां सिस्टम का एंट्रोपी जीरो नहीं आएगा, वो कंपनसेट नहीं होगा, जो हमारा कंपनसेट हो गया था किसमें, कंपनसेट हो गया था यहां पर, लेकिन यहां पर कंपनसेट नहीं होगा। इसलिए देखो क्या लिखा है, सिंस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल डेलिस टोटल ग्रेटर देन जीरो, तो डेलिस सिस्टम और डेलिस सराउंडिंग दोनों का सम ग्रेटर देन जीरो। डेलिस सराउंडिंग मैंने क्या बोला, ये तो गरीब आदमी है, इसको हीट गया ही नहीं, तो उसने तो मना कर दिया, भैया हीट नहीं आई मेरे पास, और हीट नहीं है तो मेरी एंट्रोपी क्या है, जीरो। तो चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, डेलिस सराउंडिंग ऑलवेज जीरो। लेकिन डेलिस सिस्टम के लिए बात करें, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक का डेलिस सिस्टम जीरो होता है। तो अगर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस पूछे, विच प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक, आइसोएंट्रोपिक का मतलब होता है जहां एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम। और अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दिया तो सराउंडिंग। और अगर सिर्फ पूछा सीधी सी बात की एंट्रोपी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, अगर सराउंडिंग है तो वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है। देखो यहां से क्लियर हो, तो ये बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करना है, एक रिलेशन याद करना है आइडियल गैस का, वो एक लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, एडियाबैटिक में सराउंडिंग वाला तो हमें ध्यान रखिए, गरीब आदमी सराउंडिंग के पास हीट गया ही नहीं, तो उसका एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की।
फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन समझना जरा ध्यान से। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद Q0, बहुत ही, और Q0 बहुत ही बढ़िया, Q0 मिला, फिर गरीब आ गया। गरीब कौन सा आ गया? सराउंडिंग। सराउंडिंग ने क्या बोला? Q0, फिर से Q0। तो फ्री एक्सपेंशन में भी Q0 है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास वर्क डन 0 होता है, Q0 होता है और DU0 होता है। और DU0 का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया भैया। आइडियल गैस पढ़ रहे हैं अपन, आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, तो DU0 का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो वर्क डन 0, Q0, DU0, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। और Q0 ने बता दिया कि भैया डेल एस सराउंडिंग की क्या हालत होगी। इसने कहा मेरे पास कोई हीट नहीं आ रही है, 0, कोई हीट नहीं है, तो डेल एस सराउंडिंग क्या हो गया? 0। इसने मना कर दिया, Q0 भैया हीट है ही नहीं मेरे पास। डेल एस सिस्टम ने क्या बोला? डेल एस सिस्टम का लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन क्या था? NCVLN T2 by T1 plus NRLN V2 by V1, NCVLN T2 by T1 plus NRLN V2 by V1। और इसने क्या बोला भैया? इसने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट। उसी पर जाओ ना यार, कहां गया? ये रहा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या रिलेशन आएगा? NRLN V2 by V1, या फिर यहां टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या आएगा? NRLN P1 by P2। तो यहां देखो जरा, फ्री एक्सपेंशन में क्या आएगा? डेल एस सराउंडिंग 0 है और डेल एस सिस्टम कहां है भैया? डेल एस सिस्टम नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं यार। डेल एस सिस्टम देखो, डेल एस सिस्टम कितना आएगा? यहां आएगा NRLN V2 by V1 और NRLN P1 by P2। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल एस सराउंडिंग 0 है और डेल एस सिस्टम क्या है? NRLN V2 by V1 और NRLN P1 by P2। इसके बाद देखो, जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने, तो इसको एक टेबल फॉर्म में रख दिया है और ये तुमने पढ़ा भी है टेबल फॉर्म में। प्रोसेस देखो सारे लिखे हुए हैं, डेल एस सिस्टम, डेल एस सराउंडिंग। डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग है, रिवर्सिबल है, ध्यान से समझना। रिवर्सिबल, सबसे पहले रिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल। ये दोनों आइसोथर्मल के हैं, फिर ये दोनों एडियाबैटिक के हैं, ये दोनों आइसोकोरिक के हैं। समझना, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है ना भैया, रिवर्सिबल, तो दोनों का सम 0, दोनों का सम 0, डेल एस टोटल 0 होता है। ये जितना आएगा उसका नेगेटिव आ जाएगा, जितना आएगा उसका नेगेटिव। ये मैंने बता ही दिया यार, समझ में आ गया? ये बता दिया। देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पर लंबा चौड़ा रिलेशन याद रखना है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना। तो NRLN V2 by V1 पता नहीं क्यों एक ही लिखा है, ये NRLN P1 by P2 भी हो सकता है। और अगर डेल एस सराउंडिंग है तो ये हो जाएगा -NRLN V2 by V1। अब देखो जी, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में ये दोनों, क्योंकि क्या था? स्टेट फंक्शन। देखो मैंने बताया यार, तुम भूल जाते हो बार बार। देखो भैया, कहीं तो बताया था, हाँ ये बताया। देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि सिर्फ सिस्टम की बात करो, सिस्टम की बात करो, सिस्टम की बात करो, तो यहाँ पर डेल एस रिवर्सिबल बराबर डेल एस इरिवर्सिबल है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। उसके बाद ये दोनों देखो सेम है। यहाँ मैंने लोचा बता ही दिया, लोचा क्या हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये डेल एस सिस्टम हो गया NRLN V2 by V1। डेल एस सराउंडिंग देखो, डेल एस सराउंडिंग मैंने क्या बोला? -Q सिस्टम बाय T, T कांस्टेंट रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा। और -Q सिस्टम बाय T, Q सिस्टम, हीट कैसे निकालेंगे? हीट तो हमें पता है DU बराबर Q प्लस W होता है, DU बराबर Q प्लस W। और आइसोथर्मल में DU 0 होता है भैया, ये सबको पता होगा। आइसोथर्मल में DU बराबर 0 होता है, DU बराबर Q प्लस W। तो -Q की जगह W लिख दिया, और W कितना हो जाएगा? -P एक्सटर्नल V2 - V1, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना भैया। तो यहाँ P एक्सटर्नल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। P एक्सटर्नल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ है भैया जेई ने, तो इसको ध्यान से देख लेना। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, डेल एस सराउंडिंग होगा -Q सिस्टम बाय T सराउंडिंग, मैंने बता दिया था ये कांस्टेंट रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा। और आइसोथर्मल है, इसका मतलब जो सिस्टम का टेम्परेचर रहेगा वही सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा। हमारे पास W सिस्टम बाय T -P एक्सटर्नल V2 - V1 अपॉन T। ये क्लियर है? अब देखो यहां पर एडियाबैटिक की बात मैंने कर ली थी, ये भी मैंने बता दिया था। आइसोकोरिक मैंने बता दिया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल एस सिस्टम आ गया। डेल एस सिस्टम दोनों में सेम रहेगा। डेल एस अगर रिवर्सिबल है तो दोनों का सम 0, तो जितना आएगा उसका नेगेटिव आ जाएगा। और डेल एस सराउंडिंग कैसे आएगा? -Q सिस्टम बाय T सराउंडिंग। एक बार फिर से मैं एडियाबैटिक बता देता हूं, क्योंकि 0 चमका, चमकते मेरे को बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला कि भैया मुझे तो हीट मिला ही नहीं सराउंडिंग ने, तो 0 हो गया, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। अब आइसोकोरिक की बात करेंगे, डेल एस सराउंडिंग कितना? -Q सिस्टम बाय T। मैंने क्या बोला था? ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब Q सिस्टम कितना होता है? QV है। ये QV क्यों लिखा? क्योंकि ये आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो QV की वैल्यू NCV डेल्टा T होती है। ध्यान से देखो, QV किसके बराबर होता है? NCV डेल्टा T। तो QV है यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, NCV डेल्टा T, माइनस का माइनस आ गया अपॉन T फाइनल। देखो जरा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसको डेराइव किया गया है। यहाँ देखो क्या बोला इसने, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, हमारे पास 1 मोल दिया, n इक्वल्स टू कितना दिया 1 मोल, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन दिया, इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली। अब ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है किसके, सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट। मैंने क्यों बोला अभी थोड़ी देर पहले आइसोथर्मल में टेम्परेचर सराउंडिंग, यार देखो मैं इस कमरे में बैठा हूँ, है ना, कमरे में बैठा हूँ, कमरे का टेम्परेचर, मैंने कोई एसी वेसी नहीं लगाया, बाहर का टेम्परेचर, दीवारें हैं, तो कमरे का टेम्परेचर कौन गवर्न करेगा। मान लो चलो मेरा एसी चल रहा था और कमरे का टेम्परेचर अभी 24 पे मेंटेन था, एसी बंद कर दिया, अब धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बाहर हीट ज्यादा है, बाहर की हीट अंदर आती रहेगी, तो कमरे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जितना बाहर का टेम्परेचर है। यानी जो सिस्टम का टेम्परेचर है हमेशा कौन डिसाइड करेगा, सराउंडिंग। मान लो हमारा बाहर ठंड पड़ना, अभी दिसंबर जनवरी में सर्दियां पड़ने लग जाएंगी, तो मुझे घर में हीटर चलाना पड़ेगा। हीटर क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिस्टम का टेम्परेचर है वो कौन गवर्न करता है, सराउंडिंग। बाहर भैया ठंड है तो कमरे के अंदर कैसे गर्मी रह सकती है, तो वो ठंड क्या होगी, अंदर की हीट बाहर जाने लगी। कब तक जाएगी, जब तक अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। और मैं कह रहा हूँ आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल यानी अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि एडियाबैटिक नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया, इसका मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है 300, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, ये 300, ये 300 है, तभी सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन करे हुए, सिस्टम का टेम्परेचर कितना 300 केल्विन मेंटेन किए हुए। क्या लिखा हुआ है देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। V1 जो है 1 लीटर से V2 कितना है 2 लीटर है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। जब भी ये टर्म दिया जाए अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पूछा है, तो भैया बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि डेल एस सराउंडिंग, ज्यादा तो अपन दिमाग लगाते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यू सराउंडिंग, टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और टी मैंने बता दिया कितना है 300 केल्विन। मुझे सारा फोकस किस पर करना है, क्यू पर, क्योंकि सिस्टम आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो du बराबर q प्लस डब्ल्यू होता है, और मेरे पास du 0 होता है, तो 0 बराबर q प्लस डब्ल्यू होता है। तो इस q की जगह मैं क्या लिख सकता था, w लिख सकता था माइनस q की जगह, तो ये w बाय टी सराउंडिंग हो जाएगा। और w कितना होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, पी एक्सटर्नल 3 ATM, ये है 3 ATM, और ये कितना है, कितना कहां से कहां तक गया, 1 लीटर से 2 लीटर, तो 2 लीटर माइनस 1 लीटर डिवाइडेड बाय कितना 300 केल्विन। देखो जरा ध्यान से, ये 300 केल्विन, इसको सॉल्व करोगे तो लीटर एटीएम में आएगा, और लीटर एटीएम को चेंज करने के लिए दिया है उसने, देखो तो जूल पर केल्विन में आंसर आ जाएगा। लीटर एटीएम में आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक -3 लीटर एटीएम अपॉन 300 केल्विन, और लीटर एटीएम को 101.3 से मल्टीप्लाई करके जूल पर केल्विन में आंसर बन जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 2 मोल्स, 2 मोल आइडियल गैस दिया, 2 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दिया, तो CVM पता है 3R/2 है, इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली। बहुत ही बढ़िया यार, एडियाबैटिक आते हैं मैं खुश हो जाता हूँ, सराउंडिंग 0 हो जाता है भैया, हीट मना कर देता है। तो एडियाबैटिक है फ्रॉम 10 लीटर, V1 दे दिया 10 लीटर, V1 दे दिया 10 लीटर, V2 दे दिया 80 लीटर, और टेम्परेचर हमारे पास T1 दे दिया 300 केल्विन। भैया T2 नहीं दिया अभी, T2 का लफड़ा है। डेलिस सिस्टम, डेलिस सराउंडिंग और डेलिस यूनिवर्स फाइंड आउट करना है, इफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड रिवर्सिबली। पहला तो हो गया, सोच के देखो कैसे हो गया, डेलिस सराउंडिंग 0 और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, अभी बताया डेलिस सिस्टम भी क्या 0, तो डेलिस सिस्टम 0, डेलिस सराउंडिंग 0, पहला तो खत्म, रिवर्सिबल है। सारी मेहनत किस में करनी है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी मेहनत मेरी बच गई, डेलिस सराउंडिंग बहुत ही बढ़िया इंसान है जिसने सवाल बनाया है, रिवर्सिबल दिया है, तो डेलिस सराउंडिंग 0। एक ही सवाल करना है मुझे, डेलिस सिस्टम निकालना है, और डेलिस सिस्टम का फॉर्मूला मेरे पास है, डेलिस सिस्टम क्या है, डेलिस सिस्टम होता है NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब सवाल में देखो, उसने V1 V2 दिया है, तुम्हें N दिया है, तो ये सब पता है, CVM पता है मोनो एटॉमिक है, N पता है, T1 पता है, सारी फोकट या सारी मेहनत किस पे है, T2 पे, T2 कैलकुलेट करना है, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो तुम्हें पता है कि du बराबर वर्क डन होता है, du बराबर, क्योंकि Q 0 है, तुम्हें पता है du बराबर वर्क डन होता है, du बराबर वर्क डन होता है, और वर्क डन होता है माइनस का PdV, माइनस का PdV,
यहाँ एन सी वी डी टी होता है और ये माइनस पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, डी वी होता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? V1 से लेकर V2 तक। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक? T1 से लेकर T2 तक। तो ये होता है भैया एन सी वी एम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब जरा ध्यान से देखो, पी एक्सटर्नल दे रखा होगा इसने यार, देखो कहीं देखो सवाल में, देखो पी एक्सटर्नल ये दे रखा है 0.1 दे रखा है, V1 V2 दे रखा है, यहाँ पर T1 दे रखा है तुम्हें, और NCVM पता है, यहाँ से T2 निकाल लेंगे। तो देखो इसने किया होगा, ये देखो NCV T2 माइनस T1 माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 कर रखा भैया। इसको रखेंगे, ऐसा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, T2 आ गया, T2 आ गया हमारे पास, ये बस हो गया ना सवाल यार। T2 का ही तो समस्या था, बाकी सब तो दे ही रखा था। तो हमने लगा दिया फॉर्मूला डेल सिस्टम NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, सारी वैल्यूज को रख दिया, तो ये सॉल्व हो गया। तीसरा दिया है फ्री एक्सपेंशन, बहुत ही बढ़िया यार, फ्री एक्सपेंशन। वापस से सराउंडिंग ने कहा कि मेरे को हीट मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो डेल सराउंडिंग 0। तो ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब डेल सराउंडिंग तीनों में 0, डेल सिस्टम निकालना है, और ये हमें सिर्फ पता है NR ln V2 by V1। डेल सिस्टम क्या होता है? NR ln V2 by V1। तो यहाँ पर T1 बराबर T2 होता है, हमने कहा फ्री एक्सपेंशन में। तो डेल एस भैया, डी मेरा ही नाम आ गया यार, DS। तो डेल सिस्टम हो गया NR ln V2 by V1, और दोनों तो दे रखा है ना यार, तो सॉल्व हो गया ना सिंपल सा। तो NR ln V2 by V1, इसलिए मैंने कहा कि एक सिंपल आइडियल गैस का जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ना, उसको देखो, और जो भी प्रोसेस है ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, उसको चिपका दो वहां पर, सारा का सारा तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब जरा देखो एंट्रोपी चेंज सॉलिड और लिक्विड की बात करें अपॉन हीटिंग। अभी हमने किसको लिया था? आइडियल गैस को लिया था। अब किसको ले रहे हैं? सॉलिड एंड लिक्विड को ले रहे हैं। तो सॉलिड एंड लिक्विड को लिखेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। DQ रिवर्सिबल बाय T, DQ रिवर्सिबल बाय T। सॉलिड लिक्विड, भाई सॉलिड लिक्विड में हमें पता है DQ हीट होता है ना, हीट, ये हमारे पास होता है MS DT। कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 तक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? MS DT लिख दिया मैंने, DQ बाई T, DQ को लिखा MS DT, तो MS ln T2 by T1, और S क्या है? स्पेसिफिक हीट। जरूरी थोड़ी यार यही ले, पर जरूरी थोड़ी कि स्पेसिफिक हीट दिया है, हो सकता है हीट कैपेसिटी दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ CDT ले लेंगे तो C ln T2 by T1 हो जाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है मोलर हीट कैपेसिटी दिया हो, तो NCDT ले लेंगे तो NC ln T2 by T1 हो जाएगा ये। तो बच्चों एक सवाल करते हैं हम, ध्यान से समझना, एंट्रोपी का एक क्वेश्चन है। इसने क्या दिया है? 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस, 2 ब्लॉक्स दिए हैं, ध्यान से समझना, ये 2 ब्लॉक्स दिए हैं इक्वल मासेस के और इक्वल हीट कैपेसिटी के, बट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी ये एक T1 टेम्परेचर पर है और एक दूसरा T2 टेम्परेचर पर है। आर टेकन इन एन एडियाबेटिक वेसल, एक एडियाबेटिक वेसल में रख दिया और दोनों को थर्मली कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, इसने क्या बोला? थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों को थर्मल कांटेक्ट में रख दिया। इसका मतलब ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी एडियाबेटिक वेसल में रखा। एडियाबेटिक वेसल में रखने से फायदा क्या होगा कि इसका सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, यानी सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। इस टाइप से है हमारे पास। अब ध्यान से समझो, मान लो ये T2 जो है, T2 ग्रेटर देन T1 है। इसका मतलब क्या है? हीट फ्लो इधर से इधर होगा, क्योंकि हीट फ्लो तुम्हें पता है डायरेक्शन ऑफ हीट क्या होता है? टुवर्ड्स फ्रॉम किधर से? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब इधर से इधर आएगा तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, तो एक फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा T'। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T जो होगा वो T' माइनस T1 हो जाएगा, और यहाँ टेम्परेचर घटा तो यहाँ डेल्टा T जो होगा वो T2 माइनस T' हो जाएगा। ये सही है गलत है? अब जरा ध्यान से समझना, हमने क्या बोला? इसने कहा कि 2 ब्लॉक इक्वल मासेस के हैं, दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है। दैट मींस अगर मैं इसका हीट कैपेसिटी की बात करूं, भैया इसका हीट कैपेसिटी C है और इसका हीट कैपेसिटी भी C है, और एडियाबेटिक वेसल में लिया है, मतलब सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। शो दैट टोटल चेंज इन एंट्रोपी व्हेन बोथ अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सीधी सी बात है, देखो यार, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसका एंट्रोपी चेंज होगा। और मैंने शुरू से कहा कि इंटीग्रल DS जो होता है, इंटीग्रल DQ रिवर्सिबल बाय T होता है। और आपके लिए यहाँ पर क्योंकि हीट कैपेसिटी दिया है, तो यहाँ पर जो डेल एस होगा ना, डेल एस किसके बराबर होगा? C ln T2 बाय T1 के होगा। C ln T2 बाय T1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ C dt लिखोगे, C बाहर आ जाएगा, तो dt बाय T T1 से लेकर T2 तक आप इंटीग्रेट करोगे, C ln T2 बाय T1। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एंट्रोपी हमारे पास आ जाएगा C, इसका हीट कैपेसिटी, ln फाइनल टेम्परेचर कितना अचीव किया भैया? T', और पहले कितना था? T1। इसका एंट्रोपी कितना होगा? डेल S2 C ln फाइनल टेम्परेचर कितना अचीव किया भैया? T', और कितना था? T2।
तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होना चाहिए, यानी टोटल डेल एस टोटल जो होगा वो हो जाएगा सी ln डेल एस वन प्लस डेल एस टू होगा बेसिकली, ये टी डैश अपॉन टी वन प्लस सी ln टी डैश अपॉन टी टू। तो इसको रखोगे तो सी ln ये टी डैश का स्क्वायर टी वन टी टू हो जाएगा। देखो सही है। अब यहां पर अगर मैं ये टी डैश कैलकुलेट कर लूं तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब टी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम हीट एक्सचेंज देखेंगे यहां पर। तो यहां पर हीट एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है टोटल हीट लॉस टोटल हीट गेन के बराबर हो जाएगा। अब हीट लॉस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और हीट लॉस सी कितना कर रहा है, कितना कर रहा है भैया, ये कर रहा है T2 माइनस टी डैश, और ये बराबर होना चाहिए सी कितना, टी डैश माइनस T2 सॉरी T1। मैंने बेसिकली इंटीग्रल मतलब सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है ना, ताकि हम फाइनल एक टी डैश टेम्परेचर को अचीव कर पाए। सी दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो T2 माइनस टी डैश इज इक्वल टू टी डैश माइनस T1 लिया, 2 टी डैश इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हुआ, तो यहां से टी डैश हमारे पास कितना आ गया, T1 प्लस T2 बाय 2। इस टी डैश की वैल्यू को रख दो यहां पर, तो देखो डेल एस जो होगा हमेशा क्या आएगा, आपके पास इसकी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, हमने हमेशा डेल एस की बात करी, चेंज इन एंट्रोपी की बात करी, हमने ऐसे इंटरनल एनर्जी पढ़ा, वहां पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ा। हमने कहा यू का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, जी गिब्स फ्री एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, एच का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, ये सारी एनर्जी है। ऐसे ही एंट्रोपी का क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो इसको डिटरमिन करने के लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया, हमें एक रेफरेंस दे दिया, और रेफरेंस कितना दिया, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि हम एंट्रोपी क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। हमने कहा एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां पर उसकी सारी रैंडमनेस जीरो मान ली गई है, जीरो अज्यूम कर ली गई है। तो इसने क्या बोला, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसका एंट्रोपी को क्या मान लिया, जीरो। बेसिकली ये एक रेफरेंस दे दिया हमें कि एब्सोल्यूट जीरो पर जो भी स्पीशीज होगा उसका एंट्रोपी कितना होगा भैया, जीरो होगा। which means that at absolute zero every crystalline solid is in a state of perfect order and its entropy should be zero। उसकी एंट्रोपी हमें क्या लेनी चाहिए, जीरो लेनी चाहिए। यानी हमारे पास एक रेफरेंस आ गया जिसके बेसिस पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात की गई है। यहां पर एक ग्राफ दिया है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का, ये 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर 2 से 3 में ध्यान से देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो फेज चेंज हो रहा है यहां पे। तो ये सॉलिड, हीटिंग ऑफ सॉलिड है, 0 से ये T मेल्टिंग पॉइंट तक हीटिंग ऑफ सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट पर हमारे पास एंट्रोपी तो बढ़ेगा, यहां से लेकर यहां तक एंट्रोपी तो बढ़ेगा, इसको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फेज चेंज जब होता है तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहां से हीटिंग ऑफ सॉलिड है, तो 1 से 2 तक क्या है, 1 से 2 तक है हीटिंग ऑफ सॉलिड, ये है हीटिंग ऑफ सॉलिड। उसके बाद ये 2 से 3 क्या है, 2 से 3 है हमारे पास फेज चेंज, और फेज चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। 3 to 4 क्या है, ये हीटिंग ऑफ लिक्विड है, ये है हीटिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड को हीट कर रहे हैं। और यहां 4 to 5 देखो जरा क्या है, 4 to 5 वापस ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यानी फिर से फेज चेंज हुआ। तो फेज चेंज हुआ तो यहां ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इसको हम एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो 4 to 5 हमारे पास हो गया भाई फेज चेंज, फिर से आ गया फेज चेंज, ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और 5 to 6 हमारे पास आ गया हीटिंग ऑफ गैस, यहां पर ये गैस को हीट कर रहे हैं। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले अगर मैं डेल एस फ्यूजन की बात करता हूं, अगर मैं डेल एस फ्यूजन की बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है इंटीग्रल डीएस हमेशा डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है, और टी कांस्टेंट होता है फेज चेंज में, तो टी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो डेल एस फ्यूजन जो होगा ये होगा ऑलवेज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा हमारे पास एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ये हम हमेशा होगा डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट।
अब हमारे पास अगर मैं हीटिंग ऑफ सॉलिड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शुरू से तुम्हें बताता आ रहा हूं कि इंटीग्रल ds जो है इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय t होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये दोनों ने निकाल लिया मैंने, यहाँ से यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ T 0 से लेकर T मेल्टिंग पॉइंट तक, यहाँ T मेल्टिंग पॉइंट से T बॉइलिंग पॉइंट तक, यहाँ T बॉइलिंग पॉइंट से ये कोई T टेम्परेचर है वहां तक, तो यहाँ T वेरिएबल है। T वेरिएबल है तो यहाँ हम क्या होगा, हमें वो Cp प्रोवाइड करेगा सॉलिड का, Cp प्रोवाइड करेगा लिक्विड का, और Cp प्रोवाइड करेगा गैस का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, Ncp dt, यहाँ लिखेंगे Ncp dt, n कांस्टेंट होगा, दे रखा होगा उसने। Cp एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो वैल्यूज गिवन होंगी, यहाँ सबसे पहले सॉलिड के लिए क्या लिखोगे, लिमिट 0 से लेकर T मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे T मेल्टिंग पॉइंट से T बॉइलिंग पॉइंट, और गैस की बात करेंगे T बॉइलिंग पॉइंट से T। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एंट्रोपी का निकाल पाएंगे। किसका निकाल पाएंगे, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का और एक गैस का, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी देखो मैंने क्या बोला, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करी, मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एंट्रोपी का हम डिटरमिन कर सकते हैं, मोलर एंट्रोपी यानी एक मोल का एंट्रोपी हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला, वहां पर आइसोबैरिकली लिया था सारा का सारा, मैंने Cp डिफाइन किया, Cp सॉलिड, Cp लिक्विड, Cp गैस, और उसके बाद हमने फेज चेंज को भी कंसीडर किया वहां पे। तो देखो क्या दिया इसने, अगर हम स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू मोलर एंट्रोपी यानी एक मोल गैस का या एक मोल सॉलिड का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या डिफाइन किया, इट इज द एंट्रोपी इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इट इज द एंट्रोपी इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, प्रेशर शुड बी 1 बार, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, और टेम्परेचर एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या बोला, इट इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दैट सब्सटेंस इज हीटेड आइसोबैरिकली, इज हीटेड आइसोबैरिकली, इज हीटेड आइसोबैरिकली। ग्राफ देखा तुमने, वो कैसे इंक्रीज हो रहा था, पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, फिर फेज चेंज में कांस्टेंट आ रहा था। तो इज हीटेड आइसोबैरिकली एट 1 बार फ्रॉम 0 केल्विन टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये बात हो गई कि क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोलर एंट्रोपी निकाल सकते हैं स्पीशीज का, बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम एंट्रोपी का कंपैरिजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि भैया एंट्रोपी का मीनिंग क्या है, तो एंट्रोपी का मीनिंग मैंने बताया कि ये है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। हम कहें कोई भी चीज जितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगी उतना ज्यादा, मतलब डिसिप्लिन अगर है इसका मतलब एंट्रोपी कम है, और इनडिसिप्लिन्ड है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे तो गैस पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, तो गैस पार्टिकल की एंट्रोपी काफी ज्यादा है। रैंडमनेस एक वर्ड हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि जो ज्यादा रैंडमाइज्ड है हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो अगर मैं गैस, लिक्विड और सॉलिड की बात करूं तो गैस की एंट्रोपी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का रैंडमाइजेशन बहुत ज्यादा है, उससे कम लिक्विड का होता है और सबसे कम सॉलिड का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड और एक्वा सॉल्यूशन, जैसे NaCl, सॉलिड NaCl है और एक्वस मीडियम में NaCl है, मैंने क्या पार्टिकल का मूवमेंट, रैंडमाइजेशन, कहां पर पार्टिकल रैंडमाइज ज्यादा है, तो एक्वा सॉल्यूशन में पार्टिकल ज्यादा रैंडमाइज है, तो NaCl एक्वस का जो एंट्रोपी है NaCl सॉलिड से ज्यादा होता है। ऐसी HCl गैस और HCl एक्वस, HCl एक्वस का मतलब वो जो गैस डिसॉल्व पड़ी हुई है, उस वाटर के अंदर जो गैस डिसॉल्व है, वो पार्टिकल डिसॉल्व, वो HCl एक्वस, और उसके ऊपर जो गैस है तो गैस पार्टिकल, बट ऑब्वियस अगर वो लिक्विड में होंगे तो वहां मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वहां रैंडमाइजेशन ज्यादा होता है, तो गैस का ज्यादा होगा। फिर लिखे क्या लिखा है, एंट्रोपी राइजेस विद इंक्रीजिंग मास। यहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एटॉमिसिटी सबकी सेम है, तीनों गैस है, सबसे पहली बात तीनों गैस है, तीनों की एटॉमिसिटी सेम है। तो जब एटॉमिसिटी सेम हो और गैस ही है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करना चाहिए, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ग्रेफाइट और डायमंड की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट का क्यों ज्यादा, तो ग्रेफाइट तुम्हें पता होगा स्लिपरी लेयर्स होती हैं, और डायमंड में जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसका रैंडमाइजेशन कैसे पॉसिबल है भाई, तो स्लिपरी लेयर है तो रैंडमाइज ज्यादा होगा, तो ग्रेफाइट ज्यादा होगा। बिल्कुल वही बात यहाँ पर वेरी सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कम है तो उसका मूवमेंट ज्यादा है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। और एक और पॉइंट देखो, एंट्रोपी इंक्रीजेस विद केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी यानी एटॉमिसिटी की बात कर सकते हैं कि जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम गैस की बात करेंगे, किससे, सॉलिड लिक्विड से कंपेयर करेंगे, तो गैस की एंट्रोपी हमेशा बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ गैस की बात करेंगे और उनकी एटॉमिसिटी भी सेम है तो हम कहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा।
अगर मैं NaCl सॉलिड और NaCl एक्वस मीडियम की बात करूं या HCl गैस HCl एक्वस की बात करूं तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा है। बेसिकली हमें सोचना है कि जहां रैंडमनेस ज्यादा है वहां एंट्रोपी ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन है देखो, फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड है H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एंड 1 atm प्रेशर, द करेक्ट चॉइस इज। अब ध्यान से समझना, यहां पर कोई सिस्टम है हमारे पास, ये हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास जो H2O लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन दे रखा है। टेम्परेचर जो है 373 केल्विन है। 373 केल्विन ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। 1 atm 300 डिग्री सेल्सियस ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो यहां पर H2O लिक्विड और H2O गैस का इक्विलिब्रिया होना चाहिए। तो अगर इसका इक्विलिब्रिया होना चाहिए तो यहां पर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी जो है ये 0 होना चाहिए और ये किसके बराबर होगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग के बराबर होना चाहिए। यानी सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी का समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या दे रखा है उसने, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। अब ध्यान से देखो H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां इस एरो पर ध्यान दो, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी किसका बढ़ रहा है, सिस्टम का, और दोनों का समेशन 0, तो सिस्टम का बढ़ रहा है तो सराउंडिंग का क्या होगा भैया, घटेगा। तो सिस्टम का बढ़ेगा और सराउंडिंग का घटेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हमने इससे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जो हमें क्या देता है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या बोला, उसने कहा कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब है जब डेल एस टोटल विच इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग वो ग्रेटर देन 0 हो। यानी सराउंडिंग का एंट्रोपी यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे तो हमें सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग का एंट्रोपी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि केवल हम सिस्टम से प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी चेक कर पाए? इसी को पता करने के लिए एक नया थर्मोडायनेमिक टूल या नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ताकि हम केवल सिस्टम से ही ये पता लगा पाएं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ये क्लियर है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल एस टोटल की बात करता है, जहां पर हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी कैलकुलेट करना हमें पड़ता है ताकि हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर पाएं। तो यहाँ देखो क्या लिखा मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, टू चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ सिस्टम एज वेल एज ऑफ सराउंडिंग। हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट इज डिजायरेबल एंड आल्सो मोर यूजफुल टू डिफाइन अ पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन चेक स्पॉन्टेनिटी बाय कंसीडरिंग सिस्टम। केवल सिस्टम से हम पता लगा पाए। तो अब गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, देखो बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी है द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यानी सिस्टम का वो जो मैक्सिमम एनर्जी है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके उसी को क्या बोला, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये आता कैसे है, ध्यान से समझना। हमने क्या बोला था कि हमारे पास डेल एस यूनिवर्स या डेल एस टोटल क्या होता है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। और मैंने कहा था सराउंडिंग जो है आपका रिजर्वायर है, इनफाइनाइट रिजर्वायर है, दैट मींस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये हमने किया हुआ है कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है माइनस क्यू सिस्टम बाय टी होता है। तो मैंने डेल एस सराउंडिंग को चेंज कर दिया माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये प्रोसेस जो है, एक तो T कांस्टेंट हो गया देखो, और यहाँ पर हमें Q जो है कांस्टेंट प्रेशर पे लेना है और QP इक्वल टू डेल एच होता है, तुम्हें याद हो तो QP इक्वल टू डेल एच होता है यहाँ पर हमारे पास। तो हमने ये डेल जी सिस्टम लगा दिया यहाँ पर, यहाँ से डेल जी सिस्टम जो है ये माइनस टी ऑफ डेल एस यूनिवर्स आ गया और एक डेल जी सिस्टम आ गया डेल एच माइनस टी डेल एस। ध्यान रखना ये डेल जी सिस्टम जो है ये डेल जी पीटी है, डेल जी पीटी यानी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल आया। और ये हमने कैसे डिराइव किया, देखो बच्चों ये हमने डिराइव किया डेल एस यूनिवर्स से, जो डेल एस यूनिवर्स था डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। अब ध्यान से समझना, तो हमने क्या डिफाइन कर लिया, एक गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन है जी, और जी को हमने क्या डिराइव कर लिया, जी हमने डिराइव कर लिया बच्चों यहाँ पर जी इक्वल टू डिराइव कर लिया एच माइनस टी एस। ये एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हमें प्रोसेस अलग अलग समझने हैं। अगर फेज चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, या कोई भी गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, यानी वहां फेज चेंज नहीं है या कोई केमिकल रिएक्शन है, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास
H2O लिक्विड जो है H2O गैस यानी ये एरो है H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या हमारे पास N2+3H2 ये 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये एक एरो दे रखा है, यानी ये कोई प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेस हैं हम इसको कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेकर चलेंगे, या फिर एक सिर्फ आइडियल गैस का एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, सिर्फ आइडियल गैस का एक्सपेंशन, यानी वहां कोई फेज चेंज या हमारे पास केमिकल चेंज नहीं है। तो दो प्रोसेस पर स्टडी करेंगे इसको हम। तो हमने लिखा कि अगर हमारे पास फेज चेंज है, यानी हमारे पास एक फेज चेंज है, या तो फेज चेंज हो सकता है या केमिकल चेंज हो सकता है, और ये दोनों चेंज को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। किस कंडीशन पे स्टडी करना चाह रहे हैं? जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल जी पी टी जो है, डेल जी पी टी ये डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी ये अगर किसी आइडियल गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो तो वहां के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ ये कहां के लिए वैलिड है? अगर कोई फेज चेंज हो रहा है, जैसे H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां डेल जी पी टी डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे। यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आया था डेल जी सिस्टम पीटी, पीटी दैट मींस प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस टी डेल एस ऑफ टोटल आया। तो ध्यान से देखो, डेल एस टोटल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भैया? डेल एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो डेल एस टोटल पॉजिटिव होगा तो डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल एस टोटल नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल जी पीटी पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल एस टोटल जीरो है तो डेल एस टोटल जीरो, तो डेल जी जीरो, तो कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रिया का आ जाएगा। तो हमने डेल एस टोटल जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका यूज किया। तो यहां से हमने देखा कि केवल सिस्टम का अगर हम डेल जी चेक कर लें और डेल जी उसका नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस प्रोसेस हमारे पास, यानी वो केमिकल रिएक्शन या वो फेज चेंज जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। डेल जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वह हमारे पास फेज चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और डेल जी पी टी अगर जीरो के इक्वल है तो हमारे पास फेज चेंज जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और ये हमने कैसे निकाला? डेल जी पी टी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखना जरा ध्यान से, हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज की बात कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है डेल जी पी टी, बार बार ये डेल जी लिखा है, डेल जी पी टी समझना इसे। डेल जी पी टी डेल एच माइनस टी डेल एस है। डेल जी पी टी, मैंने क्या बोला? कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल जी नेगेटिव रहेगा। डेल जी नेगेटिव रहने के लिए डेल एच अगर नेगेटिव है, डेल एस अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा ना। तो ध्यान से देखो, हमारे पास डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखा ये डेल एच नेगेटिव, बहुत ही बढ़िया। और डेल एस अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव है ना तो पूरा नेगेटिव रहेगा, डेल जी नेगेटिव रहेगा। तो हर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। यानी डेल एच नेगेटिव, ये डेल एच जो नेगेटिव है तो ये हमारे पास फेवरेबल चेंज है, ये फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल चेंज, यानी ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहेगा। डेल एच पॉजिटिव नॉन फेवरेबल चेंज है, और यहां पर डेल एस का पॉजिटिव होना फेवरेबल चेंज है। डेल एस का पॉजिटिव होना ये हमारे पास फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल चेंज, ये हमारे पास फेवरेबल चेंज है। अब जरा ध्यान से देखो, तो पहला केस हो गया डेल एच नेगेटिव, ये भी फेवरेबल ये भी फेवरेबल, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब ये नॉन फेवरेबल आ गया, देखो बच्चों नॉन फेवरेबल, लेकिन ये भी नॉन फेवरेबल हो गया, देखो दोनों ही नॉन फेवरेबल हो गए। तो ये नॉन फेवरेबल ये भी नॉन फेवरेबल, तो डेल जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये हमारे पास फेवरेबल है लेकिन ये हमारे पास नॉन फेवरेबल है। तो फेवरेबल है डेल एच, फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है डेल एस, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज है। तो हम यहाँ नॉन फेवरेबल, क्योंकि हम इस नेगेटिव को बढ़ाना चाहेंगे ताकि ओवरऑल नेगेटिव रहे, तो ये नॉन फेवरेबल, ये नुकसान कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो इस टेम्परेचर को कम कर दें, नॉन फेवरेबल को घटा देना, तभी तो नेगेटिव रहेगा। ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहना चाहिए, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास डेल एच नॉन फेवरेबल, अब ये नॉन फेवरेबल है और ये फेवरेबल है, ये नॉन फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। अब नॉन फेवरेबल ये नुकसान कर रहा है, ये डेल एच है, ये हमारे पास ये नेगेटिव बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो टी ज्यादा हो जाना चाहिए, तो टी क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन जो है केवल किस पर पॉसिबल है? हाई टेम्परेचर पर ही हमारे पास पॉसिबल है। ध्यान रखना क्या लिखा है? द टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर डेल जी पी टी जीरो होगा। और डेल जी पी टी जीरो होने का मतलब क्या है? डेल जी पी टी जीरो होने का मतलब है डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू जीरो। तो डेल एच माइनस टी डेल एस अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी डेल एस हो जाएगा। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो ये डेल एच अपॉन डेल एस के इक्वल हो जाता है, डेल एच अपॉन डेल एस के इक्वल हो जाता है।
अब बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का मतलब है तब बनाना, और जब भी हम HUGS हग्स की बात करते हैं ना, तो हमेशा 1 मोल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन है, तो जैसे हमारा डेल HF नॉट होता है वैसे डेल GF नॉट होता है। तो हमने क्या बोला, इट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। एग्जांपल क्या है, हमने कहा डेल GF नॉट कार्बन ग्रेफाइट का 0 कंसीडर करते हैं, डेल GF नॉट H2 गैस का 0 कंसीडर करते हैं, Br2 लिक्विड का 0 कंसीडर करते हैं, I2 सॉलिड का 0, यानी जिनका डेल HF नॉट 0 होता है उन्हीं का डेल GF नॉट भी 0 होता है। यह है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। अब हमने ये देखना है गिब्स फ्री एनर्जी की बातें, मैंने क्या बोला, हमें 2 कंडीशन में देखनी है, एक फेज चेंज में, ठीक है, एक केमिकल चेंज में, और एक जहां केवल किसी स्पीशीज का एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है। तो क्या लिखा है देखो, केमिकल चेंज, फेज चेंज, एक्सपेंशन कंप्रेशन। यहां पर हमारे पास डेल GPT, क्योंकि दोनों में P प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल GPT जो है डेल H माइनस T डेल S मैंने बताया अभी, और एक्सपेंशन कंप्रेशन DG इक्वल्स टू VDP माइनस SDT से करेंगे। अभी देखना जरा ध्यान से, अभी हम सिर्फ बात करें केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर दोनों तुम्हें दे रखा है, ध्यान रखना, दोनों तुम्हें दे रखा है, डेल H भी दे रखा है, डेल S भी दे रखा है, तो डेल G निकल जाएगा सीधे सीधे भैया। लेकिन यहां पर जो घुमाएंगे तुम्हें सवाल में, न्यूमेरिकल में, वो डेल H में घुमाएंगे, डेल S में घुमाएंगे, डेल H में घुमाएंगे, डेल H। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और ये एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, और ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है। अब यहां पर अगर मैं डेल G रिएक्शन की बात करूं, डेल G रिएक्शन, तो यहां अभी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर ये लेना है तो सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर मैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकाल सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो ये देखो वही दे रखा है, देखो यहाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो कंबस्शन का एंथैल्पी दे रखा है तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ये तुमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ही आया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, मोलर एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, आप देखो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और क्या लिखा, वही वाला जो लिखा ना, डेल GF नॉट ग्रेफाइट का 0 होता है, तो क्या लिखा, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन टू बी 0। अब जरा एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल पर फोकस करना। कैलकुलेट द डेल G नॉट, यहां मुझे डेल G नॉट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भैया, यहां मुझे डेल G नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहां मुझे डेल G नॉट फाइंड आउट करना है, और मुझे डेल H नॉट दे रखा है, देखो डेल H नॉट दे रखा है, ये दे रखा है 29.3 किलो जूल पर मोल। उसके बाद डेल S नॉट निकालना पड़ेगा, तो डेल G नॉट देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, डेल G नॉट ये बराबर होता है डेल H नॉट माइनस T डेल S नॉट। इसने मुझे डेल H नॉट दे रखा है 29.3 किलो जूल पर मोल, माइनस T टेम्परेचर दे रखा होगा इसने, देखो 300 केल्विन। अब डेल S नॉट निकालना है, तो यहां देखो स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दे रखी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, तो मुझे इसका एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ये 2 मोल है भैया, और ये किस किस का दिया, Br2 लिक्विड, Cl2 गैस, BrCl, तो BrCl का है 240, तो 2 इंटू 240 पर मोल के लिए है ना, और ये 2 मोल है, तो 2 इंटू 240 माइनस ये है 1 मोल, और ये 1 मोल का दिया है 150, 1 इंटू 150 प्लस 1 मोल है, 1 मोल का 220, ये हो गया आपका, ध्यान रखना यूनिट जूल है, ये किलो जूल है, ये जूल है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये हो जाएगा 480 आपके पास, माइनस 150 प्लस 220, ये 370 आपके पास हो जाएगा। 370 हो गया तो भैया कितना हो गया, 110 जूल पर मोल पर केल्विन हो गया ये, ठीक है, 110 जूल पर मोल पर केल्विन। यहां से रख दो 110 जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास डेल G नॉट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
सिंपल डेल जी नॉट इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल एच नॉट दे रखा है, हमें यहाँ पर डेल एस नॉट कैलकुलेट करना था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द रिएक्शन CO गैस, रिएक्शन क्या है भैया, रिएक्शन है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है 300 केल्विन पर। इसको स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक प्रूव करना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इसने स्टैंडर्ड एंट्रोपी, पिछले सवाल में एंट्रोपी निकलवाया नालायक ने, यहाँ दे रखा है 0.094 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन हमारे पास डेल जी एफ नॉट दे रखा है, डेल जी एफ नॉट दे रखा है, देखो CO2 का दे रखा है -394.4, उसके बाद हमारे पास CO का दे रखा है माइनस का 137.2, O2 का 0 होता है, एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हमारे पास डेल जी नॉट निकालना पड़ेगा, हमें डेल एच नॉट निकालना पड़ेगा, तभी हमें एक्सोथर्मिक। पहले तो डेल जी नॉट से पता चल जाएगा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, डेल जी नॉट नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस है। हमारे पास डेल जी नॉट होता है भैया डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, ठीक है जी। अब यहां से सबसे पहले डेल जी नॉट निकाल लें, तो डेल जी नॉट होगा सम, यहाँ 1 मोल और 1 मोल के लिए तो -394.4 माइनस ऑफ -137.2, तो ये होगा -394.4 प्लस 137.2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल जी नॉट, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में ही आएगा, देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तो ये नेगेटिव आ जाएगा। हमने क्या किया, यहां से डेल जी नॉट निकाल लिया, डेल जी नॉट को यहां रखा, ठीक है। हमारे को डेल एस नॉट दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, डेल एच नॉट, डेल एच नॉट निकाल लेंगे। अगर ये हमारे पास नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक है। और यहाँ डेल जी नॉट नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस है। अगला एग्जांपल देखो, which of the following conditions regarding a chemical process ensures its spontaneity at all temperature। भैया हमारे पास रिलेशन क्या था, दोनों फेवरेबल चेंज मांग रहा है, क्योंकि हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस कह रहा है, तो दोनों हमारे पास क्या बोल रहा है ये, कि दोनों फेवरेबल चेंज होने चाहिए। डेल जी पी टी जो है हमारे पास डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, दोनों फेवरेबल चेंज, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए तो फेवरेबल में ये नेगेटिव होना चाहिए, और फेवरेबल में ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है X2O4 लिक्विड गिव्स 2XO2 गैस, डेल एच दे रखा है, डेल एस दे रखा है, रिएक्शन वुड बी, भाई ये डेल एच डेल जी निकालना है, यहाँ तो ज्यादा फाइट भी नहीं है, कुछ कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं दिया है इसने। डेल जी पी टी जो है डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, डेल एच हमारे पास 2.1 किलो कैलोरी है, माइनस टी कितना है, टेम्परेचर कितना है भैया 298 है, ये 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, और डेल एस हमारे पास 20 कैलोरीज है, 20 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, और यहाँ क्योंकि 2.1 किलो कैलोरी है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से डेल जी पी टी आ जाएगा। डेल जी पी टी नेगेटिव है दैट मीन्स ये स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा हमारे पास, अगला है फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स C, डेल एच दे रखा है, डेल एस दे रखा है, डेल एच एंड डेल एस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, अबाउट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी पी टी मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है जी। डेल जी पी टी को डेल एच माइनस टी डेल एस लिख सकते हैं, ये लेस देन 0, तो हमारे पास टी डेल एस ग्रेटर देन डेल एच होना चाहिए, दैट मीन्स टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि उसने वो बोला किस टेम्परेचर के अबव, तो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए ग्रेटर देन डेल एच अपॉन डेल एस। अब डेल एच की वैल्यू दे रखी है 100 किलो कैलोरी, तो डेल एच अपॉन डेल एस ये है 100 किलो कैलोरी, 100 इंटू 1000 कैलोरी, और डेल एस हमारे पास दे रखा है किलो कैलोरी में। ये बहुत ही बढ़िया, क्या सही इंसान है यार, बहुत ही सही सवाल बनाया, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डेल एच दे रखा है 100 किलो कैलोरी और ये दे रखा है
0.05 किलो कैलोरी, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा जिसके ऊपर ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो सारे के सारे सवाल देखो मैंने किससे किए, डेल जी पी टी से। अभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर इक्विलिब्रियम होता तो डेल जी पी टी को मैं क्या कर देता, 0 कर देता, तो वहां का टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं। अगला देखो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी x2 y2 एंड xy3 है 60 40 एंड 50। एक रिएक्शन है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 गिव्स xy3, डेल एच दे रखा है और लो, अभी मैंने बोला था इक्विलिब्रियम, वही सवाल आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो हाफ x2 प्लस 3/2 y2 ये कन्वर्ट हो रहा है xy3 में, और इसका डेल एच दे रखा है माइनस का 30 किलो जूल, माइनस का 30 किलो जूल दे रखा है। और एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है x2 का है 60, इसका y2 का है 40 और इसका है 50। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं हम, ये हो जाएगा 50 माइनस 60/2 यानी 30, 40 इंटू 3/2 यानी 60, तो ये हमारे पास हो गया 40 इंटू 3/2 60 हो गया, तो ये 90 और ये हो गया माइनस का 40। माइनस का 40 यूनिट का ध्यान दे लेना भैया बहुत ध्यान से। तो जूल पर मोल पर केल्विन है और डेल एच जो है किलो जूल पर मोल दे रखा है, डेल एच जो है किलो जूल पर मोल दे रखा है, डेल एच जूल में है। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा है तो डेल जी पी टी 0 होना चाहिए, डेल जी पी टी 0 होना चाहिए, और डेल जी पी टी डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल है, ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू डेल एच बाय डेल एस। डेल एच कितना अपने पास है, डेल एच 30 किलो जूल है, यानी 30 इंटू 1000 जूल, और ये है 40। तो देख लो कितना आ रहा है भैया, आई थिंक हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे सवाल हमने सॉल्व किए, डेल जी पी टी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस से। अब हम बात करेंगे फॉर सब्सटेंस अंडरगोइंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अभी तक हमने बात करी फेज चेंज की या केमिकल चेंज की, जहां पर मैंने रिलेशन लिखा डेल जी पी टी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस से, और उसी को करना है। ध्यान रखना डेल जी पी टी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस केवल तभी लगेगा जब हमारे पास कोई फेज चेंज हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उससे रिलेटेड मैंने सवाल कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको वापस से कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया कोई फेज चेंज नहीं है, हम सिर्फ कोई स्पीशीज है उसको सिर्फ कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कोई सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हैं, फेज चेंज में नहीं जा रहा है, या कोई लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, या कोई गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो हमारे पास रिलेशन उसी से हमने स्टार्ट किया, G इक्वल्स टू H माइनस टी एस, G इक्वल्स टू H माइनस टी एस से स्टार्ट किया। और H हमें पता है U प्लस PV होता है, H हमारे पास U प्लस PV है, हमने DG लिखा, DG लिखा, तो DG हमारे पास आ गया DU प्लस D ऑफ PV यानी PDV प्लस VDP, और D ऑफ TS आ गया TDS प्लस SDT। हमें पता है कि DW वर्क डन जो है माइनस PDV होता है, और एक रिलेशन ये पता है DU इक्वल्स टू DQ प्लस DW होता है, और DW को माइनस PDV लिख सकते हैं। तो DU ये माइनस PDV, तो DU प्लस PDV जो है ये DQ के बराबर होता है। उसके बाद हमें पता है एक चीज और कि DS इक्वल्स टू DQ बाई T होता है, तो DQ को TDS लिख सकते हैं, तो DQ के TDS, तो ये TDS जो है DQ के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास DU प्लस, ये DU प्लस PDV है, DU प्लस PDV, DU प्लस PDV को हम क्या लिख सकते थे, DU प्लस DQ, ये DQ लिखा, ये पूरा यहां से यहां, इन्होंने एक्चुअली DU को ही चेंज कर दिया, ठीक है। ये VDP आया हमारे पास, और ये TDS है, और ये तो हमारे पास ये वाला टर्म जो है पूरा किसके बराबर हो गया, DQ के बराबर हो गया, और TDS भी DQ के बराबर हो गया। तो ये DQ और ये पूरा का पूरा DQ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, VDP और SDT। तो हमारे पास एक रिलेशन आया DG इक्वल टू VDP माइनस SDT। ध्यान रखना ये सब जगह के लिए वैलिड है जहां पर हम कोई भी स्पीशीज का एक्सपेंशन और कंप्रेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास DG आ गया, DG इक्वल टू आ गया VDP माइनस SDT, DG क्या आ गया, VDP माइनस SDT। अब जरा ध्यान से देखना, इफ प्रेशर इज वेरिड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने क्या किया यहाँ पर, ये रिलेशन में दो चीजें, एक DT है और एक DP है, तो एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया और एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। तो पहली बार हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो हमारे पास DG का रिलेशन आया VDP के बराबर। तो हमने दो कंडीशन लिया, एक आइडियल गैस लिया और एक हमारे पास, एक आइडियल गैस है और एक हमारे पास लिक्विड या सॉलिड है। ध्यान से देखना, अगर आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस में मेरे पास रिलेशन था, देखो DG बराबर VDP, इसी से स्टार्ट किया, और आइडियल गैस है तो V को nRT बाय P लिख सकता हूं क्या, देखो तो यहाँ nRT बाय P लिखा और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का सिंबल बड़ा ही खतरनाक बनाया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है भैया P1 से लेकर P2 तक।
तो ये हमारे पास nRT P2/P1 आ गया या माइनस nRT V2/P1 आ गया। ध्यान से देखो, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला है। तो माइनस nRT V2/V1 या nRT P2/P1 ये आ गया हमारा आइडियल गैस DG = VDP से। और अगर लिक्विड सॉलिड की बात करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है भैया, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम को nRT/P लिखा है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बाहर आ जाएगा और dP का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P2 - P1, तो डेल जी V × P2 - P1 हो जाएगा। तो आइडियल गैस हमारे पास ध्यान रखना क्या रहेगा, माइनस nRT V2/V1। ये कब रहेगा, जब हम आइडियल गैस को कंप्रेस करेंगे या एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पूछता है तो हमारे पास ये रिलेशन रहता है। अब दूसरा कंडीशन देखो कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, डीजी क्या था हमारे पास VDP - SDT। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो डीजी बराबर -SDT रहेगा। और ये इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ बहुत ही अच्छा किया है यहाँ पर हमारे ऑपरेटर ने, T1 से T2 SDT का इंटीग्रेशन। एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विल बी गिवन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये इज क्योंकि dt का फंक्शन है तो s का कोई फंक्शन दे रखा होगा टेम्परेचर का, तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब एग्जांपल देखो क्या लिखा है भैया सवाल, कैलकुलेट डेल जी इन बार लीटर व्हेन प्रेशर ओवर 1 मोल H2O इज चेंज फ्रॉम 1 बार टू 10 बार। ठीक है, 1 बार से 10 बार 1 मोल H2O जो है ये चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और प्रेशर चेंज किया है इसका 1 बार से 10 बार, यानी P1 जो है 1 बार है और P2 जो है हमारे पास 10 बार होता है। उसके बाद हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस पर H2O गैस फेज में होता है। दोनों ले लिए इसने, देखो दोनों बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, दोनों ले लिए, एक बार लिक्विड ले लिया और एक बार गैस ले लिया। ये गैस ले लिया 126 क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H2O गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास 1 मोल H2O है। तो डेल जी का हमारे पास डेल जी का वैल्यू था माइनस nRT ln V2/V1 या क्या था, nRT ln P2/P1, यही था। P1 P2 उसने दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, देखो टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, तो ये हो गया 1 मोल R, ये 400 केल्विन ln P2/P1, तो 10/1, ये आंसर हो गया हमारे पास एक। तो 400 R ln 10 ये हो गया हमारे पास। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेल जी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट था ना, सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम में चेंज इग्नोरेबल चेंज होता है, इग्नोर कर सकते हैं, तो V × P2 - P1 था और बार लीटर में ही पूछा है। बहुत बढ़िया इंसान है यार जिसने सवाल बनाया है। वॉल्यूम हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी देखो, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर था 1 ग्राम पर ml और 1 मोल H2O यानी 18 ग्राम H2O है, तो मास ऑफ H2O जो है वो 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है हमारे पास कितना भैया 18 ग्राम और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मोल लिख दिया मैं भाई यार सही, 1 ग्राम पर ml, ठीक है 1 ग्राम पर ml। तो यहां से हमारे पास 18 ml आ जाएगा इसका वॉल्यूम, और लीटर में चाहिए तो 18 को 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर हो जाएगा, और P2 - P1 10 - 1 बार, तो ये 9 18 × 9 अपॉन 1000 ये बार लीटर में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर मोल लिखा है, मैं भी महान इंसान हूँ। तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 18 ml, यानी 18/1000 लीटर में कन्वर्ट कर लिया, P2 - P1 रखा, तो 18 × 9 अपॉन 1000 बार लीटर, और गैस है तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2/V1। क्लियर है भाई। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डेल जी इन बार लीटर व्हेन अ डेफिनेट मास ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, तो CVM कितना हो जाता है 3R/2। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 1 बार, ठीक है 1 बार यानी प्रेशर दे रखा है 1 बार, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट वैक्यूम फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। V1 हमारे पास 10 लीटर है और V2 हमारे पास 20 लीटर है। अब एडियाबैटिक है तो Q 0 हो गया, अगेंस्ट वैक्यूम है तो वर्क डन 0 हो गया, Q 0 W 0, तो DU भी 0 होगा, और DU 0 होते टेम्परेचर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर ही तो कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है, DG बराबर VDP - SDT, तो DG बराबर VDP लग जाएगा, और आइडियल गैस है, ठीक है जी। तो हमारे पास डेल जी पूछा है उसने, तो डेल जी तो सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया nRT
ln P2 बाय P1, लेकिन n तो दिया ही नहीं है, तो हमें पता है कि अगर t कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर nRT होता है, और P1 V1 दे रखा है तो nRT को P1 V1 लिख सकते हैं, ln P2 बाय P1, ठीक है जी। P1 V1, P1 कितना है, P1 है 1 बार 1, V1 कितना है 10 लीटर, ln P2 बाय V1, P2 बाय V1 की जगह V1 बाय V2 लिख दो यार, तो ये 10 ln V1 बाय V2, 10 बाय 1 बाय 2, तो ln 1 बाय 2 कितना होता है यार, ये हो गया ln 1 बाय 2, तो माइनस में आंसर आएगा -10 ln 2, ठीक है, -10 ln 2 ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडियल गैस का हुआ। तो ध्यान रखना, उसने एडियाबैटिक दिया तो Q 0, और अगेंस्ट वैक्यूम किया तो वर्क डन 0, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया तो du 0, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर nRT। हमारे पास डेल जी का आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला था nRT ln P2 बाय P1, nRT को हमने P1 V1 लिख दिया, और इस तरीके से हमारा -10 ln 2 आंसर आ गया। अब हम बात करें फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग फेज चेंज। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो फेज चेंज में जा रहा है, तो अगर हमारे पास फेज चेंज में जा रहा है, तो मैंने शुरू से कहा कि जितने भी फेज चेंजेस है सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं, और फेज चेंज में आता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा आता है। इसमें मैंने पहले भी कहा है कि अगर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, जब भी नॉर्मल वर्ड लिखा रहेगा तो प्रेशर 1 atm रहेगा। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रिया रहता है। तो क्या लिखा, फेज चेंजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट विल हैव डेल जी PT 0, क्योंकि वहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रिया रहेगा, तो वहां डेल जी PT क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहता है। अब बच्चों एक और टॉपिक की हम बात करते हैं, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन होता है डेल जी का, वो देखते हैं। कोई भी हमारे पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q होता है। Q यहाँ रिएक्शन कोशेंट है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट, ये डेल जी रिएक्शन का है, डेल जी PT, और हमारे पास RT ln Q जो है रिएक्शन कोशेंट का है। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम है, तो डेल जी 0 हो जाएगा, डेल जी 0 Q बराबर K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो डेल जी नॉट माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम के आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल जी नॉट का रिलेशन, तो सबसे पहले एक डेल जी का रिलेशन ध्यान रखो, डेल जी, तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी निकालनी है तो डेल जी से पता करेंगे, और डेल जी किसके बराबर, डेल जी नॉट प्लस RT ln Q, मतलब बेसिकली मुझे पता करना है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल जी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास डेल जी नॉट माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहां से डेल जी नॉट को मैं डेल H नॉट माइनस T डेल S नॉट लिख सकता हूं, जो माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां से मेरे पास ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ln K इक्विलिब्रियम, किसके बराबर हो जाएगा, ln K इक्विलिब्रियम, ये RT से डिवाइड होगा, तो माइनस डेल H नॉट बाय R 1/T प्लस डेल S नॉट बाय R। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन है। तो ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल H नॉट बाय R 1/T प्लस डेल S नॉट बाय R है हमारे पास, ठीक है। एक सवाल देखते हैं, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर N2 H2 और NH3 का दे रखा है, 500 केल्विन पर डेल जी नॉट निकालना है। तो डेल जी नॉट मेरे को पता है भैया, डेल जी नॉट क्या होता है, डेल जी नॉट होता है माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, और मुझे यहाँ Kp निकालना है, यहाँ Kp ही रखेंगे, और Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इक्विलिब्रियम पर दे रखा है, उसने कितना दे रखा है, 10√2, तो 10√2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है 2 इंटू H2 है 1 का क्यूब। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 2/2, तो ये 100 हो जाएगा हमारे पास। 100 हो गया, तो डेल जी नॉट कितना हो गया हमारे पास, डेल जी नॉट हो गया माइनस का R, और टेम्परेचर है 500 और ln 100, ये ln 100 हमारे पास आंसर हो गया डेल जी नॉट का। फिर उसने क्या बोला, R का वैल्यू रख लेंगे, है ना, तो हो जाएगा देखो अपना, इफ एट एनी इंस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 H2 एंड NH3 आर 2 बार 5 बार एंड 20 बार रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट डेल जी। अब डेल जी नॉट निकाल चुके, दूसरा जो रिलेशन है उसमें डेल जी पूछा है, तो डेल जी होता है डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। अब यहाँ रिएक्शन कोशेंट पूछा है उसने, तो रिएक्शन कोशेंट भी ऐसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है, देखो ये है 20 बार, तो 20 बार का स्क्वायर
20 का स्क्वायर, N2 कितना है, ये 2 और H2 है 5, H2 है 5 का क्यूब। यहाँ से Q आ जाएगा, Q रख देना, R पता ही है, T पता ही है, तुम्हें 500 केल्विन दे रखा है, डेल जी नॉट ऊपर निकाल ही चुके हो तुम, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल जी आ जाएगा। तो डेल जी भी कैलकुलेट कर लिया हमने, डेल जी नॉट भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अगला एग्जाम्पल देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू फिट द एक्सप्रेशन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है एलन के इक्विलिब्रियम, ये है -1088 अपॉन टी, ये केल्विन में दिया है, -1.04, और इसने कहा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, यानी डेल एच नॉट और डेल एस नॉट कैलकुलेट करना है। डेल एच नॉट निकालना है, डेल एस नॉट निकालना है, और किस टेम्परेचर में निकालना है, 400 केल्विन पर निकालना है। तो हमें यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट लिखा है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन, एलन के इक्विलिब्रियम जो है ये माइनस डेल एच नॉट बाय आर 1 अपॉन टी प्लस डेल एस नॉट बाय आर के इक्वल है। तो कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल एच नॉट बाय आर जो है ये 1088 के बराबर आएगा, ये पहला, तो डेल एच नॉट आ जाएगा, और दूसरा डेल एस नॉट बाय आर जो है ये माइनस का 1.04 आ जाएगा। आर की वैल्यू रखोगे तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा डी ग्लूकोज अंडरगोज म्यूटा रोटेशन टू बीटा डी ग्लूकोज। ये रिएक्शन दिया अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ इन एक्वा सॉल्यूशन 300 केल्विन पर, ये 300 केल्विन है, इसमें अल्फा दे रखा है 60% कन्वर्जन, यानी अल्फा है 0.6। डेल जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज, अब डेल जी नॉट क्या होता है, डेल जी नॉट है हमारे पास माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मुझे इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब इसने सिर्फ अल्फा दिया है और इसने स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट निकालना, और स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे पता है प्रेशर जो होता है 1 बार होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हमारे पास, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, तो हमारे पास के सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 0.6 है, 0.6 अपॉन 0.4, अल्फा को 0.6 रख दो तो ये हमारे पास 0.4 बचेगा, तो ये हमारे पास के सी का वैल्यू आ जाएगा 3/2। आर का वैल्यू रखना पड़ेगा तुम्हें, टेम्परेचर दे रखा है तुम्हें कितना, स्टैंडर्ड स्टेट है तो टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, और एल एन जो है ये 3/2 है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आर इंटू 300 एल एन 3 माइनस एल एन 2, ठीक है। एल एन 3 का वैल्यू रखना, एल एन 2 का वैल्यू रखना, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है 2A सॉलिड प्लस B गैस गिव्स 3C लिक्विड, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज माइनस, यानी हमारे पास है 2A सॉलिड प्लस B गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है 3C लिक्विड, और इसका एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन दे रखा है -2 किलो जूल, -2 किलो जूल पर मोल पर कैल्विन, -2 किलो जूल पर मोल पर कैल्विन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है हमारे पास, ए का दे रखा है -100, बी का दे रखा है -60, और सी का दे रखा है -285। देन फाइंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क मतलब डेल जी नॉट निकालना है, तो यहाँ डेल एच नॉट रिएक्शन का निकालेंगे, ये निकालेंगे सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी 2 इंटू -100 प्लस 1 इंटू -60, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट 3 इंटू -285। यहाँ से डेल एच नॉट आएगा, डेल एच नॉट दे रखा है, और आपको क्या करना है, डेल जी नॉट निकालना है। तो डेल जी नॉट कितना होता है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, डेल एच नॉट यहाँ से निकाल लोगे, टेम्परेचर दे रखा है तुम्हें 300 केल्विन, ये 300 केल्विन, और डेल एस नॉट दे रखा है, तो यहाँ से क्या करोगे, डेल जी नॉट फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये डेल जी नॉट इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जिसमें हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करी, जिसमें हमने कार्नोट साइकिल की बात करी। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देखने हैं, ठीक है।